हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 26 दिसंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला समाचार है कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। 1924 का बेलगांव अधिवेशन, उसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसको समझेंगे कि उसका क्या महत्व है। महत्व के बारे में थोड़ा सा बता दें तो ये वो एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसके महात्मा गांधी भले कांग्रेस के नेतृत्व थे, लेकिन ऑफिशियली सिर्फ इसी अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। तो इसको हम पूरा समझेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसके 100 साल पूरे होने में कांग्रेस के कर्नाटक के बेलगाम, अब वो बेलगावी बोला जाता है, वहाँ पे अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग कर रही है और रैली आदि भी कर रही है। ठीक है, तो हम ये बेलगांव अधिवेशन को समझेंगे। दूसरा मुद्दा है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पे प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के पन्ना में जो है वहाँ पे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का जो है फाउंडेशन स्टोन रखा, दौधन बात को रख के। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता में थे तो उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी नदी जोड़ो योजना। हालांकि उस पर काम पहले से भी चल रहा था, लेकिन उनके समय में ये बहुत तेज़ी से चला था और उसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को जो है के फाउंडेशन स्टोन को रखा है। तो इस पूरे मुद्दे को हम समझेंगे कि क्या है, कैसे लाभ हो रहा है, क्या नुकसान आदि हो रहा है बाकी। ठीक है, तीसरा है अनिगमित गैर कृषि क्षेत्र में 2023-24 का जो आंकड़ा बता रहा है उसमें मजदूरी में 13% वृद्धि हुई है और श्रमिकों की संख्या यानी नए रोजगार जो है 1.1 करोड़ सृजित हुए हैं। ये अनिगमित क्षेत्र को लेकर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित होती है, ASUSE एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस 2023-24। इसमें पिछले अक्टूबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक के आंकड़े हैं, जिसे 25 दिसंबर को प्रकाशित किया गया है। तो हम इसको भी समझेंगे। इससे जुड़े प्रश्न हमारी वेबसाइट पर रहेंगे, जहां से आप जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कांग्रेस का प्रसिद्ध बेलगांव अधिवेशन किया शताब्दी वर्ष या 100 वर्ष। देखिए, ये महात्मा गांधी जी हैं और मदन मोहन मालवीय भी हैं। ये इनका जो तस्वीर है ये कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन का है, जो कि 26 और 27 दिसंबर 1924 को 39वां कांग्रेस का अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव या वर्तमान में उसे बेलगावी में कहा जाता है, वहाँ पे हुआ था। ये एकमात्र अधिवेशन है, अगर इसके महत्व को देखा जाए, एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। इस अधिवेशन में गांधी जी का मुख्य बल जो हिंदू मुस्लिम का विवाद था या उनमें जो भेद था या असहयोग आंदोलन के बाद जो निराशा उपजी थी कांग्रेस में, जो टकराव का मुद्दा था या जो अस्पृश्यता की बात थी या सत्याग्रह को लेकर जो विरोध किया जा रहा था, उन सब मुद्दों को दूर करने की बात की गई थी और उनको लेकर कई सारी बातें गांधी जी द्वारा इस अधिवेशन में कही गई, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहाँ तक देखा जाए तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो वंदे मातरम गीत है वह भी राष्ट्रगीत जो हमारा, उसे पहली बार सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में ही गाया गया था। कांग्रेस के 30,000 प्रतिनिधियों ने पूरे उपमहाद्वीप कहना इसलिए है क्योंकि जो वर्तमान में पाकिस्तान और बांग्लादेश है वो भी पहले भारत ही था, अब तो खैर अलग हो गया है। तो वहाँ के उतने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के 30,000 से ज़्यादा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस का बेलगावी अधिवेशन या बेलगांव अधिवेशन 1924 का क्यों महत्व है। तो चर्चा में देखिए तो कांग्रेस पार्टी जो वर्तमान की है उसके द्वारा 26 से 27 दिसंबर को, यानी आज और कल 2 दिन चलेगा। 100 वर्ष पहले जो अधिवेशन हुआ था वो भी 26 और 27 दिसंबर को ही हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य में ये किया जा रहा है। कर्नाटक का बेलगावी, पहले इसे बेलगाम कहा जाता था, में अपनी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कांग्रेस वर्किंग कमेटी का विस्तारित सत्र का आयोजन ये कर रही है, कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्यों कर रही है, किस उपलक्ष्य में कर रही है? इसी 26-27 दिसंबर 1924 को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इसी बेलगांव में कांग्रेस का 39वां अधिवेशन हुआ था और ऐसे में उसके पूरे हो रहे हैं, 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अगर हम देखें कि 1924 के कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की पृष्ठभूमि क्या है,
तो देखिए उस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। उसके लिए कुछ पृष्ठभूमि थी। फरवरी 1924 में जब गांधी जी को एक सर्जरी के बाद जेल से रिहा किया गया, तो वो जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदुओं मुस्लिमों के बीच जो एकता की कमी है उससे काफ़ी नाराज थे, और उसको लेकर उन्होंने उसी साल 18 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच लगभग 21 दिनों की जो है उन्होंने उपवास भी किया था। ठीक है, तो वह उसको लेकर नाराज थे, और इसी पृष्ठभूमि में साथ ही साथ वह कांग्रेस में व्याप्त गुटबाजी से भी दुखी थे। तो इन सारे पृष्ठभूमि में कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था, उसके बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा एकाएक वापस ले लिया गया, क्योंकि जो है आंदोलन हिंसक हो चला था चौरी चौरा में। उसके बाद काफ़ी निराशा हुई थी, कुछ लोगों ने गांधी जी का विरोध किया था, कुछ लोगों ने वो किया था। उस दौरान या उसके बाद कई सारे हिंदू मुस्लिम में एकता में झड़पें भी देखी गई थी, और उसके बाद देखा जाए तो कई सारी चीज़ें बाद में हुई जो कहीं ना कहीं देश के विभाजन के लिए उत्तरदायी रही है। तो उस सब परिप्रेक्ष्य में गांधी जी को इस आंदोलन की अध्यक्षता करने को एक तरह से कह सकते हो कि विवश होना पड़ा, या उन्होंने इसकी अध्यक्षता करने के लिए सहमति जताई। अगर इसके ऐतिहासिकता को देखा जाए तो जैसे बार बार कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी जी ऑफिशियल रूप से इस अधिवेशन की अध्यक्षता वो पहली बार, यानी पूरे आज़ादी के दौरान पूरे उसमें महात्मा गांधी आज़ादी के यानी जब से वो आए थे, खासतौर से 20-21 के बाद से वो एक सर्वमान्य नेता थे, कांग्रेस के भी नेता थे और पूरे स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। भारत के लोग उन्हें अपना नेता मानते थे। इसके बावजूद भी वो कांग्रेस के सिर्फ एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, वही ये बेलगाम का अधिवेशन जो 26 और 27 दिसंबर 1924 को हुआ था। और गांधी जी दिसंबर 1924 से लेकर अप्रैल 2025 के बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। और इस अधिवेशन में गांधी जी ने अपने से ज़्यादा ताकतवर अंग्रेजों से लड़ने के लिए कुछ बातें बताई थी, जिसमें अहिंसा, असहयोग और सविनय अवज्ञा या सत्याग्रह के मंच को उन्होंने दिया था। अगर हम इसके बारे में और देखें तो यह पहली बार था जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम जो हमारा आज राष्ट्रीय गीत है, उसको पंडित विष्णु पंत पुलस्कर ने सह गायकों के साथ सार्वजनिक रूप से यहाँ पे गाया था। देश के सभी भागों यानी पूरे उपमहाद्वीप के लगभग 30,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, जातिगत और धार्मिक विभाजनों को पार करते हुए इस अधिवेशन में भाग लिया था। इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी रवैया, सरदार मंगल सिंह, ये भगत सिंह के पिताजी थे, राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय और खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर आदि लोग, विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहाँ इस जो है अधिवेशन में शामिल हुए थे। अभी जैसे हमने देखा कि इस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग की अहिंसा की बात की, सत्याग्रह की बात की, और उन्होंने एक और चीज़ों की बात की, क्योंकि वो पृष्ठभूमि में देखा जाए तो वो था हिंदू मुस्लिम और साथ ही साथ अस्पृश्यता को लेकर जो है उनकी चिंता। तो देखिए कांग्रेस के इस सम्मेलन में गांधी जी का संदेश क्या था वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए गांधी जी असहयोग आंदोलन का जिक्र करते हुए कह रहे थे, क्योंकि असहयोग आंदोलन को एकाएक उनको रोक देना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि कहते हुए गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा के अपने विचार को विस्तार से बताया और कहा कि यह भले ही उम्मीद के मुताबिक न हुआ हो, लेकिन यह स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ने का एक प्रभावी तरीका था। उम्मीद के मुताबिक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गांधी जी असहयोग आंदोलन के पहले कह रहे थे कि अगर ऐसे चलेगा तो हमें आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन चौरी चौरा में हिंसक भीड़ के बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन को एक तरफा रूप से वापस ले लिया गया। उसके बाद काफ़ी निराशा थी, तो उसके लिए उनको दूर करने के लिए कह रहे थे कि हमें भले ये लगता हो कि हमें जो चाहिए था असहयोग ने नहीं दिया, लेकिन इसने ये स्वतंत्रता की ओर एक प्रभावी तरीके से कदम बढ़ा दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब जैसे कि यहाँ पे हिंसा और अहिंसा की बात थी, जैसे उन्होंने कहा कि राजनीतिक क्रांति द्वारा या हिंसा के जरिए भी लोग कहते हैं कि ये चीज़ें प्राप्त की जा सकती है, लेकिन वो कहते थे कि हम व्यक्तिगत दुर्व्यवहार, चोट पहुंचाना, हत्या जैसे हिंसा के प्रतीक, जबकि शिष्टाचार, अहानिकारक व्यवहार और सत्यनिष्ठा आदि अहिंसा के प्रतीक है। और गांधी जी कहते हैं इसलिए मेरे लिए विदेशी कपड़ों का बहिष्कार अहिंसा के कपड़े को चुनना है, यानी अहिंसा को चुनने का प्रतीक है। और कहते हैं कि क्रांतिकारी अपराधों का उद्देश्य दबाव डालना होता है,
जबकि अहिंसक कार्य हिंसक कृत्यों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी ढंग से दबाव डालने में सक्षम हो सकते हैं। यह दबाव सद्भावना और नम्रता से आता है। यानी गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान न केवल असहयोग आंदोलन के वापस लेने की वकालत करते हैं, वरन ये भी कहते हैं कि किसी भी आंदोलन में हमें अहिंसक होना पड़ेगा, क्योंकि अहिंसक दबाव हिंसक दबाव की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावी होता है। और उसके लिए वो कहते हैं ही कुछ चीज़ें कि जैसे हिंदू मुस्लिम एकता का और अस्पृश्यता का भी वो विरोध करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि अस्पृश्यता स्वराज के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, बाधक है, और उनका कहना है इसका हटाया जाना स्वराज के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि हिंदू मुस्लिम एकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें अस्पृश्यता जो है हिंदू धर्म के बीच में, हिंदू समाज के बीच में एकता को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रही थी, जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम बातें पूरे भारतीय समाज में एकता को चोट पहुंचा रही थी। गांधी जी कहते हैं स्वशासन के बारे में भी गांधी जी बात करते हैं। हालांकि स्वशासन या सेल्फ रूल की बात देखा जाए तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात आई थी, लेकिन गांधी जी यहाँ पे स्वशासन की भी बात, सेल्फ रूल की भी बात करते हैं और कहते हैं कि अपील अंतिम अदालत लंदन से दिल्ली, जो अपील का हाईएस्ट कोर्ट है वो जो लंदन है उसे दिल्ली लाया जाए। साथ ही प्रांतीय सरकारों, विधानसभाओं और अदालतों की आधिकारिक भाषा हिंदुस्तानी की जाए, यानी भारतीय भाषाओं में न्याय हो और विधानसभाओं आदि का संचालन किया जाए। ये उनका स्वशासन को लेकर कहना था, यानी बड़े पैमाने पर नहीं था, वो बाद में लाहौर अधिवेशन में स्वशासन पूर्ण बात होकर आया। उन्होंने लोगों के पूर्ण सत्याग्रही बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पूर्ण सत्याग्रही बनना इतना मुश्किल नहीं है। वो कहते हैं जब मैं देखता हूँ, मुझे महसूस होता है, तो मैंने ये देखा कि अगर सत्याग्रही कभी विफल नहीं होता है, सत्य को सहित करने के लिए एक पूर्ण सत्याग्रही की हमें जरूरत होती है। उसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई विशेष जरूरत करने की जरूरत नहीं। वो कह रहे हैं कि सत्याग्रही के लिए जो गुण चाहिए वो एक सामान्य से आदमी में भी पाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सत्याग्रही का, पूर्ण सत्याग्रही का गुण क्या है? अपने आत्मा को ढूंढना और अपने आत्मा की सकारात्मक चीजों को बाहर लाना। तो कह रहे हैं इसके लिए बहुत विशेषज्ञ या विशेष होने की जरूरत नहीं है। और वो कह रहे हैं कि स्वराज की ही तरह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कौन? पूर्ण सत्याग्रह, और हमें इसे पहचानना चाहिए। जैसे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वैसे पूर्ण सत्याग्रह भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे पहचानने की बात गांधी जी कहते हैं। तो ये पूरे जो है देखा जाए तो गांधी जी का रहा उनके कांग्रेस के बेलगावी 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था, आज उसे बेलगावी कहा जाता है, उसकी प्रमुख बातें। दूसरा जो मुद्दा है वो है केन बेतवा लिंक नदी जोड़ो परियोजना। इसको प्रधानमंत्री जी देखिए, ये 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस के अवसर पे इसका प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। और उनका कहना है कि यह जो है कहीं बुंदेलखंड और जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के जीवन में काफ़ी सकारात्मक भूमिका लाएगा। यह प्रोजेक्ट नदियों को जोड़ने की जो 80 के दशक से सुझाव दिए गए थे उसमें से पहला है, और यह यमुना की दो सहायक नदियों जो कि बुंदेलखंड से ही प्रभावित होती हैं, केन नदी और बेतवा नदी, इनको आपस में जोड़ने की बात है। और जिससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले 13-14 जिलों में जो बुंदेलखंड का सूखा प्रभावित क्षेत्र है उसके सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए और कुछ पैमाने पर विद्युत उत्पादन में भी मदद मिलेगी। हालांकि कई विशेषज्ञों का कहना है कि इसके सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन सही नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो एक अधिकारिता प्राप्त समिति बनाई गई थी 2002 की पर्यावरण मुद्दों पर, उसका कहना है कि यह कहीं न कहीं पर्यावरण जैसे मुद्दों को, सामाजिक मूल्यों जैसे मुद्दों को ध्यान नहीं देती है, क्योंकि इसके लिए जो दौधन बांध बनाया जा रहा है वह पन्ना जो है नेशनल पार्क में बनाया जा रहा है, और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संभवतः इतनी बड़ी पैमाने पर किसी परियोजना को किसी नेशनल पार्क में संभवतः पहली बार अनुमति दी गई है। तो हम आइए पूरे विषयों को सही ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए चर्चा में क्यों है, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती, देखिए उनकी 100वीं जयंती भी थी 25 दिसंबर 2024। ये 100 वर्ष के अटल बिहारी वाजपेयी हो गए हैं, और इसको लेकर मध्य प्रदेश में केन नदी के अतिरिक्त पानी को बेतवा में डालने के लिए अंतर्राज्यीय केन बेतवा नदी जोड़ी परियोजना की आधारशिला उन्होंने रखा था। उनका कहना है कि यह लंबे समय से प्रतीक्षित
यह संपर्क बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि के लिए नए द्वार खोलेगा। इस परियोजना की परिकल्पना पहली बार 1995 में राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया था। उसकी जो लागत बताई गई थी 1998 करोड़ रुपए बताई गई थी कि इतने लागत से ये बन जाएगा। बाद में चीजें बढ़ती बढ़ती काफी हो गई है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है, तो इसमें देखिए, इसमें यह है कि ये यमुना की दो सहायक नदियां हैं। ये देखिए, यहां से जो एक नदी ये है, इसको कहते हैं केन, और यहां जाके ये यमुना है, ठीक है, यमुना में मिल जाती है। और एक बेतवा रिवर है जो इधर से ही आती है, और यह भी जाके इधर से ये यमुना ही है, यमुना में मिल जाती है। तो दोनों नदियां अंततः यमुना में मिल जाती हैं। लेकिन इस योजना, ये जो है, ये इधर का जो इलाका है, दो नदियों के बीच के होने के बावजूद भी ये जो इलाका है पूरा, ये 13-14 जिले हैं। इसमें पन्ना है और नाम नहीं याद आ रहा है, वो कुछ उत्तर प्रदेश के जिले हैं। उसमें जो है, अरे बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, लेकिन सब दिमाग से उतर गया, अभी देखेंगे तो आ जाएगा। हमीरपुर है, झांसी है, बादा है, महोबा है, पन्ना है, और कौन सा है, एक दो ठो और ज़िले हैं उसमें। तो इन ज़िलों में सूखा प्रभावित क्षेत्र है, पेयजल का संकट है, वो सब बुंदेलखंड के ज़िले हैं। तो ऐसे में ये देखिए, पन्ना नेशनल पार्क है, यहाँ से एक दौधन बांध बनाया जाएगा, और इसके बाद इधर से नहरों के द्वारा पानी को ले जाके ओरछा के आगे, झांसी में के पहले पड़ता ओरछा, उसके बाद बेतवा नदी में डाल दिया जाएगा, और इसके पास कई सारी नहरें और सारी चीज़ें निकाल के सिंचाई की जाएगी। इसके दो चरण हैं। पहले चरण में यहाँ पे दौधन बांध बनाया जाएगा, उसके बाद और भी 2-3 बांध बना के इधर पूरी सप्लाई की जाएगी। तो देखिए, इसमें मेन उसका उद्देश्य है कि इस जो है केन नदी का पानी बेतवा नदी में छोड़ना है। केन नदी का अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में स्थानांतरित करने की यह परिकल्पना है, और इसकी जो नहर की लंबाई होगी 221 किलोमीटर होगी, जिसमें से 2 किलोमीटर सुरंग में या टनल में भी होगी। यहाँ से यहाँ तक 221 किलोमीटर नहर के जरिए ये सप्लाई, यहाँ का पानी वहाँ पे भेजा जाएगा। अगर हम देखें, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना से 10,62,000 हेक्टेयर क्षेत्र का जो है उसमें सिंचाई होगी, जिसमें से 8,11,000 हेक्टेयर मध्य प्रदेश में है, और 2.5 लाख यानी 2,51,000 हेक्टेयर भूमि का जो सालाना सिंचाई है ये उत्तर प्रदेश में होगा। यानी 10,62,000 हेक्टेयर की सिंचाई इसके जरिए आसानी से की जा सकती है, यानी कि वहां के लोगों के जीवन में सुधार आएगा। इससे 62 लाख लोगों को पानी पीने के लिए पानी भी उपलब्ध हो जाएगा। 103 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न हो सकता है, और 27 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। यानी देखा जाए तो 130 मेगावाट की बिजली भी एक तरह से जल विद्युत और सोलर मिला के नवीकरण ऊर्जा ये उपलब्ध करा सकती है। साथ ही साथ ये नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य परियोजना 1980 के तहत तैयार ये किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2021 में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए 44,605 करोड़ रुपए उस वर्ष के मूल्य के अनुसार जो है उन्होंने मंजूरी दी थी, और इसके 2 चरण हैं। पहले चरण में दौधन बांध परिसर है और उसकी सहायक इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। दूसरे चरण में लोअर और बांध है, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना है, और कोठा बैराज परियोजना शुरू की जाएगी। दौधन बांध के बारे में देखा जाए तो ये 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने इसी दौधन बांध की आधारशिला रखी है। यह 2031 मीटर यानी 2 किलोमीटर से लंबा बांध है, जिसमें से 1233 मीटर मिट्टी का बांध है और 798 मीटर कंक्रीट का बांध है। इसकी ऊंचाई 77 मीटर ऊंचा ये बांध है, और जल शक्ति मंत्रालय का कहना है कि इस बांध से लगभग 9,000 हेक्टेयर, या आप उसे मान लीजिए कि 90 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है जलमग्न होगा, और इससे 10 गांव प्रभावित होंगे। 90,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी बांध के कारण। और ये अधिकांश जो भूमि हो रही है वो पन्ना नेशनल पार्क में, रिजर्व में, पन्ना नेशनल पार्क में हो रही है, इसलिए देख रहे हैं गांव की संख्या कम है। यानी 9,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो रही है, और 10,62,000 हेक्टेयर भूमि का अतिरिक्त सिंचाई उससे उपलब्ध हो सकता है। इसे हमें ध्यान रखने की जरूरत है।
केन बेतवा परियोजना का हस्ताक्षर देखा जाए तो मार्च 2021 में जल शक्ति मंत्रालय, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एमओयू साइन करके किया गया था। पहली बार 2005 में इसके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए इन्हीं तीनों राज्यों द्वारा, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्य के बीच में एक समझौता, त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। 2008 में केंद्र सरकार ने इसके लिए इसे एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया और इसकी फंडिंग को लेकर बुंदेलखंड जो क्षेत्र विकास परियोजना है, सूखा क्षेत्र, उसके तहत इसकी फंडिंग की व्यवस्था कर दी। 2009 में यह निर्णय लिया गया कि डीपीआर 2 चरणों में तैयार किया जाएगा। 2018 में चरण 1 और चरण 2 का डीपीआर तैयार किया गया और अक्टूबर 2018 में इन राज्यों को सौंप दिया गया। उसके बाद 21 में इस पे फैसला किया गया था और सरकार ने दिसंबर में बजट पर एलोकेट किया था। और अब जो है इसको लेकर जो बांध के निर्माण की आधारशिला जो है प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसंबर 2024 को रखी गई पन्ना के पास, यानी दौधन बांध को लेकर। अब ये देखिए इससे किन क्षेत्रों को लाभ होगा और इसका क्या नुकसान होगा, हमें इसे भी जानने की जरूरत है। तो देखिए ये परियोजना बुंदेलखंड में है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में फैला है। इसमें ये सभी जो है, बुंदेलखंड एक सूखा प्रभावित जिला है। देखा जाए तो इसमें पन्ना है मध्य प्रदेश का, टीकमगढ़ है, छतरपुर है, सागर है, दमोह है, दतिया है, विदिशा है, शिवपुरी और रायसेन, ये मध्य प्रदेश के जिले हैं। और उत्तर प्रदेश का जिला है बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर जिले जो है इसके लाभकारी होंगे। और इसके जरिए कहीं ना कहीं जल शक्ति मंत्रालय का कहना है कि विकास के लिए पानी की कमी को बाधा न बनने देने की जो नदी जोड़ो परियोजना है, वो इसके लिए इससे आगे और मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन इसकी कमियां भी है, इसकी आलोचना भी की जा रही है। जैसे नदी जड़ी परियोजना को लेकर कई सारे विरोध भी किए गए थे। इसका जो सबसे प्रमुख विरोध ये किया जा रहा है कि ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना टाइगर रिजर्व के हार्टलैंड या हृदय स्थल के अंदर पर बड़े पैमाने पर ये वनों का इसके जरिए विनाश होगा, क्योंकि जो पानी जो जलमग्न क्षेत्र हो रहा है 9000 या 98 किलोमीटर या 9000 हेक्टेयर से ज़्यादा, 98 किलोमीटर यानी 9800 हेक्टेयर जो है, जो जमीन डूब रही है वो इसी क्षेत्र में डूब रही है। और कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि केन नदी के अधिशेष जल के हाइड्रोलॉजिकल डेटा का गहन समीक्षा और अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसको लेकर एक रिपोर्ट आई थी आईआईटी बॉम्बे की वैज्ञानिकों ने, पिछले साल था, उसमें कहा था कि नदी जड़ी परियोजनाओं के हिस्से के रूप में बड़ी मात्रा में पानी को एक जगह से दूसरे जगह अगर आप हस्तांतरित करते हैं तो वो जो हमारी क्लाइमेटिक भौगोलिक परिस्थितियां होती है उसमें परिवर्तन आने की संभावना है, जिसके कारण हो सकता है कि जो सितंबर तक, जुलाई से सितंबर तक जो मानसूनी वर्षा होती है उसमें औसत वर्षा में 10 से 12% की कमी आ सकती है। आएगी या नहीं आएगी ऐसा नहीं, लेकिन आ सकती है। इस परियोजना के लिए नहीं, नदी जोड़ो जो परियोजना है उस पूरे के लिए बातें कही गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जो केंद्रीय अधिकारिता प्राप्त समिति है उसने भी वन्य जीव मंजूरी की जांच करते समय कई मामलों में इस परियोजनाओं पर सवाल उठाए हैं। क्या सवाल उठाए हैं अगर उसको देखा जाए तो देखिए ये सीईसी कह रही है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जलमग्न होगा और इसमें जो 2009 में यहाँ पे बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए थे उसको पुनर्वास करने में दिक्कत आएगी। साथ ही साथ 20 से 30 लाख पेड़ों का भी विनाश हो जाएगा, क्योंकि इतने पेड़ यहाँ पे डूब जाएंगे। साथ में जो दौधन बांध परियोजना है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है, एक मेगा प्रोजेक्ट है। अभी देख ही रहे हैं 2 किलोमीटर की बांध है। तो ऐसे में इसका कहना है कि जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पन्ना नेशनल पार्क के अंदर इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जो मंजूरी दी गई है, इस ऐसे उदाहरण हमें नहीं मिलते हैं। तो इसको लेकर भी इसमें कहा गया है। साथ ही में जो दौधन बांध बन रहा है उसके जरिए कह रहा है कि इससे बाघों का जो पुनः वहां पे लाने का और बसाई देने का जो व्यवस्था की जा रही है उसको ये उलट जाएगा और इससे स्थानीय बाघों की जो आबादी है, जो स्थानीय स्तर पे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, वो सफल नहीं हो पाएगी। और ये कहा जा रहा है कि इसके दौरान जो दौधन बांध बनेगा, जो उसका नीचे का हिस्सा है जहाँ पे पानी जाता है, वहाँ पे घड़ियाल अभयारण्य है, उसमें घड़ियालों की आबादी भी घट सकती है और वहाँ पे गिद्धों के घोंसले स्थल हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि बांध के दौरान जलमग्न होने और परियोजना से प्रभावित अधिग्रहण के कारण छतरपुर जिलों में 5228 परिवार तथा पन्ना जिले में 1400 परिवार विस्थापित होंगे। इनका भी मुद्दा है।
और अधिग्रहण प्रक्रिया में काफी विरोध हो रहा, खासतौर से पन्ना जिले के लोगों का। उनको कह रहा है कि उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो ये कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसके पर्यावरणीय कारक क्या हैं और इसके जो है आर्थिक या अन्य सामाजिक जो है लाभ क्या है। अगर 62 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा तो वो भी तो सामाजिक लाभ है। अगर 10 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र पे फसल हो रही है तो उस गरीब और सूखाप्रग्रस्त क्षेत्रों में खुशहाली भी ला सकती है। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह के प्रोजेक्टों को बिना उसके चलाए जाने चाहिए। फिर भी मैं अभी ये कह रहा हूँ कि अभी एक रिपोर्ट आई थी, अमेरिका की एक संस्था है, अमेरिका की नहीं सॉरी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी करके है, साइंस रिपोर्ट करके है। उसका एक कहना है कि दुनिया में 4-5 चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों में हमें यह ध्यान रखना है कि एक ऐसा व्यवहार किया जाए कि एक साथ दूसरे, एक पर किया गया कोई प्रभाव दूसरे पर प्रभाव डालता है। जैसे उसमें ये कहा गया है कि अगर आप जलवायु परिवर्तन को बचाने के लिए कोई करते हैं तो हो सकता है उससे खाद्य दिक्कत आए, और खाद्य को बचाने के लिए करते हैं तो हो सकता है उससे जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण संरक्षण या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को इफेक्ट हो। तो ऐसे में एक होलिस्टिक अप्रोच रखने की ज़रूरत है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लागू करने के दौरान उस पूरे होलिस्टिक अप्रोच को ही ध्यान में रख के ही ये चीज़ें किया गया होगा। ठीक है, हम यही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो दोनों पहलू है, दोनों पहलू को बता दिए हैं। इसके बावजूद भी सरकार आगे बढ़ रही, तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि उस पूरे पहलू पर ध्यान दिया गया होगा। आर्थिक, पर्यावरणीय सारे पहलू पर ध्यान रख के इसमें चीज़ें आगे बढ़ी गई होगी। ठीक है, अगला जो रिपोर्ट है, वो अगला जो न्यूज़ है, एक रिपोर्ट है। NSSO एक रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है पिछले साल से। वो अनिगमित या अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर को लेकर जो है राष्ट्रीय रिपोर्ट, उसको ASUSE रिपोर्ट कहा जा रहा है। एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस 2023-24 की ये रिपोर्ट है, यानी वार्षिक आधार पे NSSO की ये दूसरी रिपोर्ट है जो अनिगमित क्षेत्र के बारे में जानकारी दे रही है। एक कॉर्पोरेट सेक्टर, या जिसे आप ऑर्गेनाइज सेक्टर कह सकते हैं या निगमित सेक्टर कह सकते हैं, और एक है अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर। और भारत में अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में रोजगार इस क्षेत्र में अभी भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसको लेकर जो मुख्य बात यहाँ पे है कि इसमें 13% की वृद्धि हुई है पिछले साल की अपेक्षा श्रमिकों के रोजगार में, यानी श्रमिकों का जो वेतन बढ़ा है वो 13% बढ़ा है जो है मार्केट प्राइस के दृष्टि से। और साथ ही साथ 1,10,00,000 लोगों को अतिरिक्त रोजगार भी मिला है, जो कि देखा जाए कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में इस उम्मीद में अभी ये आया है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी जो डेटा आया है उसमें यह बताया गया है कि वेतन वृद्धि उतनी नहीं हुई है जितनी कि कंपनियों की अपने लाभ की प्रवृत्ति रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहलू है। अन्य और भी सारे पहलू हैं, आइए हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, 25 दिसंबर को जारी किए गए अनिगमित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण या ASUS 2023-24 में पता चला है कि 2023-24 यानी अक्टूबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 के बीच में अनिगमित गैर कृषि क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र के बाहर के जो इन असंगठित क्षेत्र है उसमें लगभग 84 लाख प्रतिष्ठानों की वृद्धि हुई है और 1.1 करोड़ नौकरियां जुड़ी हैं, यानी 84 लाख नए अनिगमित प्रतिष्ठान बढ़े हैं और 1,10,00,000 नौकरियां भी इसमें जुड़ी हैं। साथ ही साथ इसमें 2023-24 में बाजार मूल्य पर 13% की वृद्धि वेतन में, श्रमिकों के वेतन में देखी गई है, जो निगमित क्षेत्र के धीमी वेतन वृद्धि की व्यापक प्रवृत्ति से बिल्कुल उलट है। साथ ही इसी डेटा का जो पिछले वर्ष जो आंकड़ा था वेतन में वृद्धि, वो था 1.1% नकारात्मक, -1.1% नकारात्मक था। उसके जगह ये दिखा रहा 13% की वृद्धि, तो ये एक अच्छा उल्लेखनीय पहल आप इसे कह सकते हैं। साथ ही साथ ये रिपोर्ट अगर देखा जाए कि अनिगमित उद्यम क्या होता है, जैसे बताया कि ये असंगठित या अनिगमित जो है असंगठित अनौपचारिक क्षेत्र होता है जो गैर कृषि क्षेत्र में होते हैं, और यह इसमें सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम होते हैं, किराए पर काम करने वाले श्रमिकों सहित घरेलू इकाइयां होती हैं और अपना स्व व्यवसाय वाली चीजें होती हैं। इसके आंकड़ों से जो है महत्वपूर्ण रोजगार जो है संकेतक के रूप में देखा जाता है, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्रों में मंदी के मामले में। देखिए,
ये जो असंगठित क्षेत्र से आप मोटा मोटा आप असंगठित क्षेत्र मान लीजिए, तो असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र, जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे विकसित अपना लक्षण दिखाती है तो असंगठित क्षेत्र में कमी होती जाती है, संगठित क्षेत्र में वृद्धि होती जाती है। लेकिन अभी भी विकासशील देशों में असंगठित क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और हमारे यहाँ पे रोजगार और उत्पादन दोनों क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसे में ये क्षेत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, खास तौर से रोजगार संकेतक के रूप में, क्योंकि उत्पादन में तो उतना ज्यादा नहीं, लेकिन रोजगार में इसका योगदान जरूरत से ज्यादा कह सकते हैं, क्योंकि जितना ये कम हो, जितना संगठित क्षेत्र हो उतना बेहतर होगा, उतना ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो श्रमिक वर्ग है उसको बेहतर व्यवस्था मिलेगी, उसकी उत्पादकता बेहतर रहेगी और वो हमारे लिए भी यानी देश के लिए भी वो बेहतर चीजें होती है। इसमें दो चीजें देखिए कि प्रतिष्ठानों की संख्या, उनका सकल मूल्य संवर्धन और उत्पादकता, इसको देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि अनिगमित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की कुल संख्या जो 2022-23 में 6.5 करोड़ थी वह 23-24 में 7 करोड़ 34 लाख हो गई, यानी कि इसमें 12.84% की वृद्धि हुई है। और कितनी वृद्धि हुई है? 85 लाख जो है ये प्रतिष्ठान बढ़ गए हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा संख्या में वृद्धि देखी जा रही है वो सेवा के क्षेत्र में है और उसके बाद विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि देखी जा रही है। साथ ही साथ एक और अच्छी बात है कि जो महिला स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान हैं उनमें 22 जो पहले 22.9% थे महिला प्रतिष्ठान 2022-23 में, अब वो बढ़ के 26.2% हो गए हैं। यानी कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि व्यवसाय में स्वामित्व में महिलाओं की भागीदारी सकारात्मक रूप से बढ़ रही है, यानी जो प्रतिष्ठान है उनका मालिकाना हक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। ठीक है, और क्या दिखा रहे हैं? ये तो हुआ। अगर हम देखें जीबीए के रूप में तो असंगठित उद्योगों के सकल मूल्य वर्धन भी 16.5% की वृद्धि देखी गई है, जबकि पिछले साल जो है इसमें 16.1% की वृद्धि देखी गई थी। इसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका कितना मूल्यवर्धन में योगदान है, यानी उनकी उत्पादकता कितनी है? तो वर्तमान जो पिछला साल है 2022-23 में यह 1,41,000 रुपए वार्षिक उत्पादन का एक तरह से जीडीपी में योगदान करता था इसमें प्रति कर्मचारी औसत रूप से। अब वह 1,49,724 या 1.5 लाख हो गया है, जो कहीं ना कहीं ये 5.62% की वृद्धि दिखाता है। तो ये भी एक सकारात्मक पहलू है। साथ ही अनिगमित क्षेत्र में श्रम बाजार में भी बेहतर निष्पादन देखा गया है। तो देखिए इस क्षेत्र में अक्टूबर 2023 और सितंबर 2024 के बीच 12.6 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार दिया है, जो 22-23 के 1 करोड़ से अधिक श्रमिकों की वृद्धि को दिखाता है। और ये जो श्रमिकों की वृद्धि है इसमें 12.6 करोड़ श्रमिक हैं, यानी इसमें वो श्रमिक है जो गैर कृषि क्षेत्र में हैं, अनिगमित क्षेत्र में हैं, इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में हैं और कृषि क्षेत्र में भी नहीं है। वो 12.6 करोड़ हैं और इसमें से 5.6 करोड़ श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र के हैं और 6.45 करोड़ श्रमिक शहरी क्षेत्र के हैं। यानी इसमें वो श्रमिक हैं जो गैर कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी विनिर्माण में काम कर रहे हैं, सेवा में कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन आदि में कर रहे हैं, लेकिन वो कृषि क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं। और इसमें से 5 करोड़ 61 लाख श्रमिक जो है ग्रामीण क्षेत्र में और 6 करोड़ 45 लाख श्रमिक कहीं कहीं शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इसमें सेवा क्षेत्र में 17.86% की वृद्धि देखी जा रही है और विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि देखी जा रही है। और इनमें जो पारिश्रमिक है, जो और महत्वपूर्ण बात है कि इनकी जो पारिश्रमिक या इनका जो वेतन है या भुगतान है वह पिछले साल के अपेक्षा उसमें 13% की वृद्धि देखी गई है। और यह वृद्धि सबसे बेहतर विनिर्माण सेक्टर में देखी जा रही है, जिसमें 16% से ज़्यादा वृद्धि विनिर्माण सेक्टर में देखी गई है। तो ऐसे में ये कुछ चीज़ें हैं जो ये बता रही है। साथ ही में ये भी देखा जा रहा है कि ये अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में भी जो प्रतिष्ठान है अब उनकी डिजिटल पहुंच बढ़ रही है। देखिए 2022-23 में 21.1% प्रतिष्ठानों तक डिजिटल पहुंच थी, 23-24 में 26.7% हो गई है। और ऐसे में ये प्रवृत्ति एक सकारात्मक चीज़ें या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सकारात्मक प्रवृत्ति ये दिखा रही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इससे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पर रहेंगे, जहां से आप जाके सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।